तो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 को, जो कि क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 7 है, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग एनिमल्स के अंदर कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, किस बेसिस पे स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले हम इस चैप्टर के अंदर किस किस चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में कि किन किन टाइप की एनिमल टिश्यूज़ होती हैं। उसके बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, और फिर हम लोग इन 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हर साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें से आप लोग लगा सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है वो फ्रॉग है, और फ्रॉग समझने में भी कई बार दिक्कत हो जाती है, और कॉकरोच भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अर्थवॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उसमें आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपको वो जल्दी याद हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो जो चैप्टर का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें तो चैप्टर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला एनिमल टिश्यू के बारे में, जिसमें हम लोग 4 बेसिक टाइप की टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में समझेंगे, और फिर हम लोग इन 3 एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें हम इस चैप्टर के वेटेज की, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो लगभग आप लोग कह सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन का हो सकता है। मैक्स टू मैक्स अगर बात करें तो 6 क्वेश्चन पे भी जा सकता है। इससे ज़्यादा कभी भी इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो जो इसका बेसिक शुरुआती वाला पार्ट है एनिमल टिश्यूज़ का, वो मैं आपको एक बार उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा स्लाइड्स पे। तो उसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए पहले हम लोग इसका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो ये बताना चाहता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और दूसरे जो है मल्टीसेलुलर। हमने एनिमल किंगडम में केवल इन 2 ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स की बात की थी। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर चाहे डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, या फिर किसी भी टाइप का जो भी फंक्शन हो रहा है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सबका सब जो है किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, एक सिंगल सेल के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि वो यूनिसेलुलर है तो इसलिए उसके पास केवल एक ही सेल है। अब जो जैसे कि कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ या फिर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, तो उनके अंदर जो बेसिक फंक्शंस हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू करवाया जाता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं टिश्यू कह सकते हैं, और फिर ये टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं। जितनी ज़्यादा बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी उतना ज़्यादा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हाई होता जाएगा। तो ये जो सेल्स हैं वो कुछ टिश्यूज़ बनाते हैं, और फिर वो जो टिश्यूज़ हैं वो कुछ एक मेन फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। तो जो बॉडी होती है एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अगर हम लोग बात करें हाइड्रा की, तो अब क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि हाइड्रा यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है, जो कि कितने नंबर में होती है, थाउजेंड्स की नंबर में होती है। बट अगर हम लोग वही बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम लोग सेल्स की काउंट करें तो वो होती है लगभग बिलियंस में, मतलब खरब में सेल्स के नंबर होते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और हाइड्रा एक काफ़ी छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसको कि हम लोग केवल एक माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, इस वजह से भी कहा जा सकता है कि उसके अंदर सेल्स कम होते हैं। बट हम उसे भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह ही देखते हैं। उसके अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस जो है, या फिर जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो सब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू पोजेस किए जाते हैं। अब जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, intracellular substances perform specific function, such a organization is called tissue। जब कुछ सिमिलर सेल्स, मतलब सिमिलर मतलब एक जैसे, जब कुछ एक जैसे सेल्स कुछ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, मतलब कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है उनके बीच में, उसका एक्सचेंज करें और उनके एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज ना भी करें, तो जो वो कुछ इंट्रासेलुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को, और उस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। हम आप लोग ज़्यादातर चौंक सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं वो 4 बेसिक टाइप के सेल्स से ही बने हुए होते हैं। अब हमें लगता होगा कि बहुत सारे टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, लेकिन नहीं, वो केवल 4 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं। 4 बेसिक टाइप ऑफ सेल से पूरी कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी जो है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो इस वर्ल्ड में, इस धरती पर, सब के सब केवल 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज से बने हुए हैं। अब ये जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस के अंदर, और जो उनका पैटर्न होता है ऑर्गेन, जैसे कि अगर हम लोग बात करें डिफरेंट ऑर्गन्स की, जैसे कि स्टमक हो गया, लंग हो गया, हार्ट हो गया, या फिर किडनी हो गए, तो ये सभी जानते हैं कि स्टमक के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है, लंग के अंदर हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, हार्ट जो है हमारा पंप करता है ब्लड को, और किडनी के अंदर हमारा जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक जगह और ब्लड को फिल्टर किया जाता है बेसिकली। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं ये बने कैसे? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स बनते हैं जब बहुत सारे टिश्यूज़ एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं।
तो जो सेल्स होते हैं, सबसे पहले मान लीजिए ये एक सेल है, तो बहुत सारे इसी की तरह छोटे 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 सेल एक जगह इकट्ठा होंगे और इसको क्या बना देंगे, एक टिश्यू बना देंगे। तो जब ये एक टिश्यू बन जाएगा तो अब बहुत सारे ऐसे ही टिश्यू, इसके आसपास ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू, 3-4 टिश्यू इकट्ठा होंगे, या फिर जितने भी, डिपेंड करता है कि वो ऑर्गन क्या क्या बेसिस है। तो इतने सारे जो टिश्यूज इकट्ठा होंगे तो फिर इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तब हम लोग उसे कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन, यानी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकली एंड केमिकली इंटरेक्शन कुछ भी हो सकता है उनके बीच में, तब हम लोग उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल की ज़रूर याद आ रही होगी कि जो ऑर्गन्स होते हैं, कभी भी दो ऑर्गन किस तरीके से कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो दो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे लंग्स हैं, लंग्स क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन रिच एयर को प्रोवाइड करवाते हैं, और वो जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो हमारा जो हार्ट है वो पंप कर देता है पूरी बॉडी में। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ऑर्गन सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अब जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं और जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो टूटते हैं और वर्क करते हैं अपने तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से, जिस वजह से जो लेबर का डिवीजन है वो होता है और जो सर्वाइवल है बॉडी का वो पूरी तरीके से हो पाता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। किसी भी सेल, मतलब आप लोग कह सकते हैं अगर स्क्रू ड्राइवर है तो स्क्रू ड्राइवर के आगे जो नॉब लगी होती है वो, उसका शेप उसलिए दिया जाता है क्योंकि वो उसको खोलना होता है नट्स को। उसी तरीके से जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो उसके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग होता है। अब उसके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग होने की वजह से जो हमने सेल्स को ब्रॉडली क्लासीफाई किया, ब्रॉडली 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया आपको कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स और एनिमल हो वो मेनली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज से ही बना हुआ होता है। तो जो पहला है वो है हमारा एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, और तीसरा मस्कुलर, और चौथा न्यूरल। तो अब ये जो 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं, मैंने एक छोटी सी, आप कह सकते हैं, एक पेज बनाया है जिसपे मैंने आपको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसके अंदर मैंने इसको अलग अलग बेसिस क्लासीफाई कर रखा है, बेसिकली आप कह सकते हैं। तो मैं अब आपको वो दिखाऊंगा इसका। तो अब आप लोग ये स्लाइड देख पा रहे होंगे, इस स्लाइड के अंदर मैंने एनिमल टिश्यू दिखाया है। तो एनिमल टिश्यू के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे जो एनिमल टिश्यू होता है वो मेनली जो है हमारी 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज से बना हुआ होता है। तो ये जो 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज होती है उसमें से पहली होती है एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो पहली टिश्यू है जो कि हमारी आउटर कवरिंग बनाती है बॉडी की, और इनर भी बनाती है काफ़ी जगहों पर। और दूसरी जो टिश्यू है वो है हमारी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरी टिश्यू है हमारी मस्कुलर टिश्यू, चौथी जो टिश्यू है वो है हमारी न्यूरल टिश्यू। तो जो हमारी पहली एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 टाइप्स में बटी हुई है। पहला उसका पार्ट है वो है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है कंपाउंड एपिथेलियम। अब जो हमारी सिंपल एपिथेलियम है वो बेसिकली आप कह सकते हैं 5 टाइप्स में बटी है। मेरे को ये जो स्लाइड है वो दिखाने का केवल एक ही रीज़न है कि मैं आपको केवल बस टाइप क्लियर कराने वाला हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन टाइप से लिखा हुआ है, तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि आपको टाइप एकदम अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे और एकदम से आपको झटका लग सकता है। तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया है, तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी अब अगर आप कभी भी एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट करेंगे। तो जो सिंपल एपिथेलियम होती है उसमें जो पहला पार्ट है उसका है स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम, चौथा है सीलिएटेड एपिथेलियम, और जो पांचवा है वो है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर 2 टाइप की टिश्यूज है, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के बाद हम लोग देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू को। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 टाइप की टिश्यूज हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। अब हम लोग देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को। तो जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर हमारी आ जाती है बोन्स, कार्टिलेज एंड ब्लड। अब हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यू को। तो जो मस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर हमें 3 टाइप की मसल्स देखने को मिलती है। मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ। तो उसके अंदर जो हमें 3 टाइप की मसल्स देखने को मिलती है वो है सबसे पहले स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल के बाद है हमारी स्मूथ मसल्स, स्मूथ के बाद है हमारी कार्डियक मसल्स। तो जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो होती है वॉलंटरी, यानी ये हमारे कंट्रोल के अंदर है। अब जो स्मूथ मसल्स होती है वो इनवॉलंटरी होती है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती। कार्डियक मसल्स आप कह सकते हैं, कार्डियक वर्ड से हमें समझ आना चाहिए कि वो हार्ट से रिलेटेड है, यानी जो हार्ट है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, हम सबको भी पता है, तो इसलिए भी ये जो मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की। तो न्यूरल टिश्यू के अंदर हम लोग 2 चीज़ों की बात करेंगे, पहला जो है न्यूरॉन है और दूसरा जो है न्यूरोग्लिया सेल्स है। तो अब ये जो दोनों हैं इन दोनों को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ने वाले न्यूरल टिश्यू के अंदर, ये जो है हम लोग चैप्टर नंबर 21 एंड 22 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो
मैंने आपको बेसिकली ये चार्ट समझा दिया। अब इसका मैं एक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जिसे आप लोग डाउनलोड भी कर पाएंगे, या फिर आप चाहें तो अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको अभी हेल्पफुल होगा। और इसे आप लोग एक पेज पे लिख लें या फिर आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लें, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में वो जो स्लाइड दिखाई थी उसके अंदर मैंने आपको बेसिक क्लासिफिकेशन दिखा दिया था डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ का। तो आइए अब हम लोग पहले टिश्यू के साथ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। तो अब जो ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, हम इसको कॉमनली रेफर करते हैं एपिथेलियम टिश्यू को, आप लोग कह सकते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू को कहने के बजाय आप कह सकते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम का मतलब एपिथेलियम टिश्यू होता है। अब जो टिश्यू होती है उसके पास जो है फ्री सरफेस के साथ कांटेक्ट होता है। फ्री सरफेस के साथ कांटेक्ट मतलब क्या, या तो ये हमारी स्किन के ऊपर होगी, या तो हमारी बॉडी की तरफ फेस कर रही होगी, या फिर बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस कर रही होगी। एक तो हो गया बॉडी फ्लूइड, क्या होता है हमारी बॉडी फ्लूइड होता है हमारा ब्लड, या तो ये जो टिश्यू है वो हमारे खून की तरफ फेस कर रही होगी, या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट। आउटसाइड इन्वायरमेंट मतलब बाहरी इन्वायरमेंट से कांटेक्ट होगा, यानी ये फ्री सरफेस के साथ कांटेक्ट में होती है एपिथेलियल टिश्यू। और इस वजह से ये जो है हमें कवरिंग प्रोवाइड करती है, एक कवर की तरह वर्क करती है, या फिर कह सकते हैं एक लाइन भी करती है कुछ पार्ट्स बॉडी के, जैसे कि इंटरनल ऑर्गेन्स में भी इसकी लाइनिंग होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जो सेल्स होते हैं इसके वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वाई दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। क्योंकि दे डू नॉट अलाउ एनी मटेरियल टू पास थ्रू। अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल होता है ना, उसको भी हमारी बॉडी से पास करने में लगभग 3 साल लग जाते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता है। तो ये इस वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। दे डू नॉट अलाउ एनी मटेरियल टू पास थ्रू आवर बॉडी, मटेरियल टू पास थ्रू आवर बॉडी। और ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ आपको साथ साथ लिख लेने चाहिए। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के आर पार कुछ भी नहीं जाने देते। इनके बीच में जो होता है लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये स्पेस नहीं लिखा, कई बच्चे गलती से स्पेस पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब कुछ ना कुछ सब्सटेंस, मैट्रिक्स मतलब सब्सटेंस हो गया, कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है दो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में। जो चीज़ प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब ये जो होती हैं एपिथेलियल टिश्यू वो ज़्यादातर क्या होती हैं, दो तरीके की होती हैं। पहला है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा जो है वो है कंपाउंड एपिथेलियम। तो जो हमारी सिंपल एपिथेलियम है वो नाम के हिसाब से आपको पता लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बॉडी में इसका यूज़ है। और हमें वो जगह पता होनी चाहिए जहाँ जहाँ पर ये सिंपल एपिथेलियम जो है वो यूज़ हो रखी है, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो बना हुआ होता है सिंगल लेयर से। सिंगल लेयर से बना है इसीलिए हम इसे सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम में यही एक मेन डिफरेंस है कि जो हमारी सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर से बनी हुई होती है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हमने सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंपल एपिथेलियम के अंदर जो ए है वो हमारा है स्क्वाइमोस एपिथेलियम। आप देख पा रहे होंगे केवल एक लेयर है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये कॉलम जैसे सेल्स है लेकिन एक ही लेयर है। यहाँ पर ये हमारे कॉलम जैसे सेल्स हैं, थोड़े इलोंगेटेड हैं, बट फिर भी ये एक ही सेल्स हैं, सॉरी एक ही लेयर है। इस वजह से हम इन्हें सिंगल लेयर होने का मेन पहचान है कि वो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। अब ये जो है सिंगल लेयर से बनी हुई होती है, और जो सेल होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, लाइन करना, फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़। बॉडी के अंदर कहीं भी खाली जगह, कैविटीज़ का मतलब क्या होता है, खाली जगह, जहाँ पर भी खाली कैविटीज़ जगह प्रेजेंट होती है वो ये उस जगह को लाइन करते हैं। जैसे कि डक्ट्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, ये उन जगहों को भी लाइन करते हैं। अब जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो कंसिस्ट करता है 2 और मोर सेल लेयर्स। ये देखिए इनके बीच का मेन डिफरेंस यही था। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट 2 और मोर सेल लेयर्स। अगर हम लोग सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो उसमें सिंगल लेयर होती है, कंपाउंड एपिथेलियम में 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर होती है। और ये जो इसका फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, इसलिए इसके पास 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर्स है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। और ये काम करता है हमारी स्किन की तरह, हमारी स्किन का काम करना होता है। और हमारी स्किन आपको पता है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, इसलिए हमारी जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होते हैं हमारे। अब हम लोग बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पे सेल्स को सिंपल एपिथेलियम के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। यानी बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि सिंपल एपिथेलियम को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। हमारी जो सिंपल एपिथेलियम है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है स्क्वाइमोस, दूसरा है क्यूबॉइडल, तीसरा है कॉलमनार। जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, स्क्वाइमोस का जो मीनिंग होता है वो फ्लैटेंड सेल्स होता है। स्क्वाइमोस का जो मीनिंग होता है वो फ्लैटेंड सेल्स होता है। फ्लैटेंड मतलब फैले हुए,
जैसे आप कुछ कह सकते हैं जो पानी गिर गया अगर फ्लोर पे तो वो एकदम फ्लैट तरीके से गिरता है, तो कुछ उसी टाइप से इसके जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं, फ्लैटली अरेंज्ड होते हैं। अब क्यूबॉइडल से हम लोग समझ सकते हैं क्यूब जैसे, यानी क्यूब लाइक, क्यूबॉइडल से क्यूब लाइक। और कॉलमनार से हम लोग समझ सकते हैं कॉलम जैसे, यानी पिलर जैसे, पिलर जैसे शेप के जो इसके सेल्स होते हैं हमें दिखते हैं, पिलर शेप्ड। तो आई होप आपको इसके तीनों टाइप नाम से तो समझ आ गए होंगे। अब हम लोग इनके फंक्शन के बेसिस पे इनको समझते हैं। हमने यहाँ पर, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जो स्लाइड देखी थी उसके अंदर मैंने आपको 5 टाइप्स में डिवाइड करवाया था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये केवल 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। अगर क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स पे डिवाइडेड होते हैं हमारे सिंपल एपिथेलियम, तब तो आपको केवल टिक करना है 3 टाइप्स। बट अगर वहाँ पे 5 ऑप्शन है तो आपका 3 और 5 दोनों भी सही ऑप्शन जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने 3 पे टिक करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे खुद देखेंगे यहाँ पर हमें सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलता है, और अगर हम लोग नेक्स्ट पेज करें तो यहाँ पर हमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से मैंने आपको वहाँ पे नाम दोनों के दोनों लिखवा दिए थे एक साथ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो सके। यही दिक्कत है एनसीईआरटी की कि ये कहीं पर भी कुछ भी बता देती है, जिस वजह से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बार सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में हल्का सा बता देता हूँ, जिससे कि जस्ट आपको पता लग सके। तो सीलिएटेड एपिथेलियम कुछ खास नहीं होते, ये जो है सीलिएटेड एपिथेलियम है। सीलिएटेड एपिथेलियम का ये जो है डायग्राम है। अब जैसे कोई क्यूब लाइक सेल है, क्यूब लाइक सेल भी हो सकता है, कॉलमनार सेल्स भी हो सकता है, यानी इस टाइप के सेल्स भी हो सकते हैं, इस टाइप के सेल्स भी हो सकते हैं। दोनों में से किसी भी टाइप के जो सेल्स हैं, अगर उनके पास ये सीलिया हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस ऑल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीलिया। अगर उनके पास अगर ये सीलिया प्रेजेंट है, तब हम लोग उनको कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं सिंपल एपिथेलियम के, जिसका नाम जो है क्या है, स्क्वाइमोस एपिथेलियम। तो अब ये जो स्क्वाइमोस एपिथेलियम है वो है बना हुआ होता है सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। किससे बना हुआ होता है, सिंगल। सबसे मेन बात, बना किससे, सिंगल लेयर से। आपको एक बात हमेशा ध्यान रख लेनी है कि जितने भी सिंपल एपिथेलियम के जो भी हमारे टिश्यूज आगे दिखेंगे, हमें सिंपल के जितने भी पार्ट हैं, स्क्वाइमस हो गया, हमारा क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनार हो गया, सीलिएटेड हो गया, ग्लैंडुलर हो गया, सबके पास आपको सिंगल लेयर ही देखने को मिलेगी, जो कि हमारा सिंपल एपिथेलियम का जो मेन जो डिफरेंशिएशन है कंपाउंड एपिथेलियम के साथ, वो पॉइंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्वाइमस एपिथेलियम में भी ये जो होती है सिंगल होती है, थिन लेयर्ड, थिन यानी पतली लेयर होती है, फ्लैटेंड सेल्स की होती है। स्क्वाइमस मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्लैटेंड होता है उसका मतलब। और इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो इररेगुलर होती है। तो मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, कभी ये ऊपर है तो कभी ये नीचे है, तो कभी ये ऊपर है तो कभी ये नीचे है। तो ये उबड़ खाबड़ जो है, इस वजह से इसकी जो बाउंड्रीज है वो इररेगुलर है। ये जो है वॉल्स बनाती हैं ब्लड वेसल्स की, क्या बनाती हैं, फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं उनके अंदर मिलती है, या फिर एयर सैक्स जो होती है लंग्स में। एयर सैक्स मतलब एल्वियोलाई, जो आपने देखा होगा, या फिर आपने नहीं देखा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई बहुत ही पतली थिन लेयर होती है, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो वो जो है वो कौन बनाता है, हमारा स्क्वाइमस एपिथेलियम बनाता है। अब ये जो होती हैं किस चीज़ के, अब ये एयर सैक्स ऑफ लंग्स में यूज़ हो रही हैं, तो ये जो है इन्वॉल्व होती हैं फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, यानी इसके आर पार जो गैसेस हैं, गैसेस का एक्सचेंज होने की वजह से ही ये जो है लंग्स में यूज़ होती हैं। अब हम लोग देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम को। तो अब जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो भी सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सिंपल एपिथेलियम के हर एक टिश्यू के अंदर आपको सिंगल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सब की सब सिंगल लेयर से ही बनी हुई है। सिंगल लेयर से तो बना है, लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, ये क्यूब लाइक सेल्स, ये इसके जो सेल्स होते हैं क्यूब जैसे दिखते हैं। क्यूब के बारे में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ ही रखा होगा। और ये जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, वो ग्लैंड्स जो कि डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। वो डक्ट्स कौन से होते हैं, जो ग्लैंड डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन को रिलीज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनकी जो डक्ट होती है, डक्ट मतलब जिसके थ्रू वो अपनी सिक्रीशन को रिलीज कर रहे हैं, उनकी डक्ट्स में ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो प्रेजेंट होता है। और टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कुछ टिब्यूलर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, ये जो है टिब्यूलर पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन जो कि हमें किडनी में देखने को मिलता है, किडनी की ये फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की फंक्शनल यूनिट है। और ये जो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, जो कि यूरिन को सेपरेट कर देता है। तो ये जो है हमें टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में देखने को मिलता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, अब मेन फंक्शन पे कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसका मेन फंक्शन है सिक्रीशन का, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम ज़्यादातर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो कभी भी पूछा जा सकता है, आपने इसे याद रखना है। मेन फंक्शन क्या है इनका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने इसको अलग तरीके से हाईलाइट कर दिया जिससे कि ये आपको हमेशा याद रह सके।
अब ये जो एपिथीलियम है वो प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो अभी बिल्कुल सेम बात देखिए एनसीईआरटी ने बीच में काट के फिर से स्टार्ट कर दिया। जो डक्ट्स होती हैं ग्लैंड में, हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ये यहाँ पर मिलती हैं। दूसरा हमने पढ़ा टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ पर मिलता है? नेफ्रॉन मिलता है हमें किडनी के अंदर। और टिब्यूलर पार्ट, टिब्यूलर मतलब टिब्यूल जैसा पार्ट, तो पीसीटी जो है वो एक टिब्यूलर पार्ट है किसके अंदर? नेफ्रॉन ऑफ किडनी के अंदर, जिसके पास क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। ये वैसे एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद भी रखना है। यानी इसके कहने का मतलब है पीसीटी, आपको बस इतना याद रखना है, नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट होता है पीसीटी। नेफ्रॉन के अंदर, मैं एक बार इसे इरेज करके वापस से आपको सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ आए। तो आप सबसे पहले समझिए कि जो नेफ्रॉन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किडनी होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन के अंदर हमारा पीसीटी प्रेजेंट होता है, जिसको कि क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। आप इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये जो है चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का जो चैप्टर है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उस टाइम आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो पीसीटी है, पीसीटी जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन के अंदर। तो अब ये जो पीसीटी है उसके अंदर जो हमें क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलते हैं, इसके कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर जो क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलते हैं, इन क्यूबॉइडल सेल्स के पास क्या होता है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। माइक्रोविलाई। अब ये माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज पूछी जाती है कि माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, जो कि लिखा ही नहीं है इन लोगों ने। इनको लगता है कि बच्चे ही स्मार्ट है। फंक्शन जो होता है वो है इंक्रीज कर देता है ये सरफेस एरिया को, इंक्रीज सरफेस एरिया। अब आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो पीसीटी होता है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है किसका? वाटर का, कि ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो। तो इसके अंदर जो है इसीलिए माइक्रोविलाई प्रेजेंट है कि ये जो है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा सके। तो अब आपको समझ आ गया होगा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी होता है, पीसीटी के अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं उनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। ये एक स्पेशलिटी है कि जो पीसीटी है उसी के अंदर जो क्यूबॉइडल सेल्स है उनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है और किसी के पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं है। तो इन्होंने अलग से बताया है, इसलिए ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इस माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है? ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलमनार एपिथीलियम को। तो जो कॉलमनार एपिथीलियम है वो किससे बना हुआ है? सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। सिंगल लेयर देखिए फिर से आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया था जो सिंपल एपिथीलियम होता है हमेशा सिंगल एपिथीलियम सिंगल लेयर से ही बना होता है। अब ये जो है टॉल और सिलेंडर सेल से बना होता है, जैसे कि पिलर लाइक सेल्स होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पे लोकेटेड होता है। जनरली बेस पे क्यों लोकेटेड होता है? क्योंकि उसको जगह नहीं मिलती ऊपर, इसीलिए तो बेस पे लोकेटेड है, और कोई रीज़न थोड़ी ना हो सकता है। अब ये जो है फ्री सरफेस पे इनके पास माइक्रोविलाई होते हैं। अब जो हमारे कॉलमनार एपिथीलियम है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? कॉलमनार एपिथीलियम जो है हमें लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब स्टमक के अंदर से जो लाइनिंग होती है, स्टमक के अंदर से भी तो एक लेयर होती है, जैसे हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए स्टमक और जो इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है उसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो कौन बनाता है? वो बनाता है कॉलमनार एपिथीलियम। अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर। ये कुछ सिक्रीट भी करता है और काफ़ी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब भी करता है। अब यहाँ से जो है मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है बच्चों का। ये तीन तो उनको समझ आ जाते हैं, और मेनली ये पॉइंट जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये भी बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। लेकिन आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम को। तो जो सीलिएटेड एपिथीलियम होता है वो कुछ खास चीज़ नहीं है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। मैं एक बार इसको जस्ट इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सीलिएटेड एपिथीलियम के बारे में अच्छे से समझा देता हूँ। सो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। तो जी हाँ, अब जो हमारा सीलिएटेड एपिथीलियम होता है, सीलिएटेड एपिथीलियम बेसिकली बना किससे होता है? जैसे कि जो हमारी क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्यूब लाइक सेल्स हैं। अब यहीं जब यहाँ पर सीलिया रख लेंगी ना, सीलिया ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जब ये इनके ऊपर ग्रो हो जाते हैं, ये या तो क्यूब लाइक सेल्स भी हो सकते हैं या फिर कॉलमनार। ये जो सेल्स है ना, बेसिकली ये जो सेल्स, ये हमारे क्यूबॉइडल भी हो सकते, सॉरी क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनार भी हो सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी सेल्स जिनके ऊपर सीलिया आ जाए उनको हम लोग कह देंगे सीलिएटेड एपिथीलियम। तो अब ये जो सीलिएटेड एपिथीलियम है वो बेसिकली फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया, उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? सीलिएटेड एपिथीलियम। अब जो इनका फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होगा इनका? इनके पास सीलिया है, सीलिया है मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा इधर से उधर किसी पार्टिकल को मूव करने का। तो इनका जो फंक्शन है वो मूव करना होता है पार्टिकल्स का, या फिर म्यूकस, म्यूकस आप लोग कह सकते हैं बलगम, बलगम जो कि हमारे ब्रोंक्यूल्स में होता है।
जो कि डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद जो है हम उसे बाहर थ्रो आउट कर देते हैं। तो इसका जो फंक्शन होता है वो म्यूकस को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाने का होता है। स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डस्ट पार्टिकल है या फिर कोई भी पार्टिकल है उसको एक डायरेक्शन में फ्लो कराने का काम किसका होता है? सीलिएटेड एपिथीलियम का होता है। अब ये जो है ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं हॉलो सरफेस ऑफ इनर ऑर्गेन्स, मतलब जो ऑर्गेन्स अंदर से खाली होते हैं ना, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो मतलब अंदर से खाली खोखले ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स, ये जो आपने पाइप देखी होगी जो हमारी लंग्स के अंदर जाती है, ये बेसिकली अंदर से कैसी है? ये अंदर से तो पूरी तरीके से खाली है, इसके अंदर जो है पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर म्यूकस जो है वो इकट्ठा होता है, और इस म्यूकस को जो है ऊपर फेंकने का काम कौन करता है? सीलिएटेड एपिथीलियम करता है। अब ये ब्रोंक्यूल्स नाम भी ले रखा है, इसी का नाम क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स होता है। लिख क्यों रहा हूँ इसको, यहाँ लिखा, इसी का नाम जो होता है वो ब्रोंक्यूल्स होता है। ये जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो आइए, अब हमने सिलिएटेड एपिथीलियम को कवर कर लिया है। सिलिएटेड एपिथीलियम के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम को। तो जो ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम है वो बेसिकली वो भी हमारा कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल से ही बना हुआ होता है, जैसे कि हमारा सिलिएटेड एपिथीलियम बना हुआ होता है। तो कुछ जो कॉलमनार और जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड मतलब एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, किसका? सिक्रीशन का। किसका करने लगते हैं? सिक्रीशन का। स्पेशलाइज्ड। तो अब ये जो है एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है सिक्रीशन। सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को, और ये जो है किससे बने हुए होते हैं? कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल सेल्स। अब ये जो है स्पेशलाइज्ड हो गए हैं सिक्रीशन के लिए, इसलिए सिक्रीशन मतलब कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथीलियम। एक ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं। जैसे ग्लैंड जो होता है ना, कुछ कुछ हार्मोन्स को जैसे प्रोड्यूस करता है, वैसे ही ये कुछ हार्मोन्स को तो प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। अब ये जो है ज़्यादातर दो तरीके के होते हैं। ग्लैंडुलर एपिथीलियम बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। अब ग्लैंडुलर एपिथीलियम के भी टू टाइप्स हो रहे हैं। पहला है यूनिसेलुलर और दूसरा है हमारा मल्टी सेलुलर। तो आइए अब हम लोग दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो जो हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम है वो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स को एग्जिबिट करता है, जैसे कि हो गए गॉबलेट सेल्स, जो कि हमारी एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये एलिमेंट्री कनाल क्या है? एलिमेंट्री कनाल है जो कि हमारे माउथ टू एनस स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर जो है हमारे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसी के अंदर कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि जैसे कि डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं, जो सेल्स रिलीज कर रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस, वो भी बेसिकली ग्लैंडुलर एपिथीलियम के ही सेल्स हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए। अब हम लोग मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम की बात करते हैं। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो होता है वो कंसिस्ट करता है क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब एक गुच्छा बना लेता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये गुच्छा, इसने एक पूरा गुच्छा बना लिया है सेल्स का, तो इसलिए हम इसे मल्टी सेलुलर, एक ग्लैंड की तरह वर्क कर रहा है। और यूनिसेलुलर में आप देख पा रहे होंगे कुछ ये छोटे छोटे सेल्स हैं, यही सीक्रेट कर रहे होते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब एक गुच्छा बना लिया सेल्स का, जैसे कि हमें सेलेवरी ग्लैंड में देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हमने जितना भी एपिथीलियम पढ़ना था, सिंपल एपिथीलियम हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ के बाद इस पार्ट के बाद हमने जो है अपना पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है सिंपल एपिथीलियम को। इसके ऊपर जो भी पार्ट था वो सब सिंपल एपिथीलियम के अंदर था, जिसको कि हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को बस एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है जिसका नाम है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो है हमारे सबको पता होगा, अब तक क्लास 10th में भी हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। हमारे जो ग्लैंड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जो पहला है वो है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो है अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट थ्रू डक्ट, इनके अंदर जो है डक्ट के थ्रू जो है अपनी सिक्रीशन को रिलीज करते हैं। और जो हमारे एंडोक्राइन होते हैं ये जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, यानी ये जो अपनी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देते हैं और फिर वो अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। तो जो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं, पहला हो गया हमारा म्यूकस, दूसरा हो गया हमारा सलाइवा, तीसरा हो गया हमारा ईयरवैक्स, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, या फिर अब जो अदर सेल प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिलीज करता है कौन? एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी ये किसी ना किसी डक्ट के थ्रू हमारी बॉडी में पोर हो रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज होते हैं ट्यूब्स के थ्रू। अब अगर हम लोग बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इनके पास जो है डक्ट्स नहीं होते, डू नॉट हैव डक्ट्स। अब ये जो प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं उनका नाम है हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन्स हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 22 के अंदर, तो उस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। अब हमने यहाँ पे ग्लैंड का भी जो चक्कर था वो खत्म कर लिया, कि हमने ग्लैंड के बारे में भी पूरी तरीके से बात कर ली है। तो ग्लैंड में भी अब कुछ खास बचा ही नहीं है। तो ग्लैंड के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड एपिथीलियम को। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एपिथीलियम को।
शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था कि एपिथेलियम दो तरीके की होती है। एपिथेलियम टिश्यू जो है वो दो तरीके की होती है। पहले का नाम है सिंपल एपिथेलियम, दूसरे का नाम है कंपाउंड एपिथेलियम। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम। मैंने सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में मैंने आपको एक बिग डिफरेंस बताया था। वो क्या डिफरेंस था? सिंपल एपिथेलियम जो है वो सिंगल लेयर से बनी हुई होती है, और वहीं जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो मल्टी लेयर्ड सेल्स से बनी हुई होती है। मल्टी लेयर्ड सेल्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये कभी भी आपसे झटके से पूछ दिया जा सकता है। अगर आपको कभी बोर्ड्स में भी लिखना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आपने इसको नहीं लिखा तो मार्क्स मिलने मुश्किल ही होंगे। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है ये पहली लेयर है, फिर ये दूसरी लेयर है, फिर ये तीसरी लेयर है। तो यहाँ पे बेसिकली मल्टी लेयर्ड है, इस वजह से हम लोग इसे कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। ये जो है बना हुआ होता है मोर देन वन लेयर। मैंने यही बात आपको 3 बार समझा दी, 3 बार से भी शायद ज़्यादा बार समझा दी होगी। तो आपको ये जो चीज़ है उसको काफ़ी आप समझ पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका इस चैप्टर का बेसिक नहीं बनाना, ये जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसी के बेसिस पे हमारी पूरी की पूरी एनिमल फिजियोलॉजी है, आपको आगे जाके भी कुछ भी समझ नहीं आने वाला। क्योंकि जब आपका बेस बिगड़ गया तो आपको आगे कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए आपको इसको स्ट्रॉन्ग करके चलना है। अब ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है, इसके कुछ ही लिमिटेड रोल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन लिमिटेड रोल मेन होते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो है सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन काफ़ी सारे सेल्स में देखने को मिले, काफ़ी सारे एपिथेलियम में देखने को मिला था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप सब लोग सब एक जगह लिख लीजिएगा एक पेज पे, तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब जो इसका मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। अगेंस्ट क्या? अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। जैसे हमारी बॉडी पे कोई केमिकल गिर गया, तो केमिकल को रेजिस्ट करने के लिए हमारी स्किन है ना, उससे जो भी होने वाला इफेक्ट है, अगर जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ पे अगर स्किन ही एसिड ही गिरे, अगर एसिड के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है जो कि गिर सकती है हमारी हमारी स्किन के ऊपर। जैसे कि हम लोग सोप लगाते हैं अपनी स्किन पे, तो सोप का कोई भी इफेक्ट नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि सोप एक केमिकल है पूरी तरीके से। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि केमिकली हम लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं, बट हमारी बॉडी जो है उसके थ्रू प्रोटेक्ट कर जाती है। अब जो है मैकेनिकल यानी क्या? किसी ने आपको पंच किया तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्किन फट गई और डायरेक्ट ऑर्गन को लग गई चोट। शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रही है ना कंपाउंड एपिथेलियम। अब ये जो है कवर करती है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, जो स्किन की जो लेयर है उसको कवर करती है पूरी तरीके से, और मॉइस्ट सरफेस बना देती है। सॉरी, मैं गलत बोल गया। ये जो है कवर करती है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। मॉइस्ट मतलब जो गीला एरिया है ना, बकल कैविटी। अब बकल कैविटी क्या है? आप अपनी जीभ को उठाइए और ऊपर की तरफ टच कीजिए, जो आपका ऊपर का एरिया है माउथ का, उसको टच कीजिए जीभ उठा के, उसी को हम लोग पूरी तरीके से बकल कैविटी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो एरिया होता है वो बेसिकली पूरी तरीके से मॉइस्ट होता है, गीला होता है। अब ये जो है हमारी फेरिंग्स को भी बनाती है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड्स के जो डक्ट्स की इनर लाइनिंग है वो भी यही बनाती है। ऑन पैनक्रियाटिक डक्ट्स में भी इसी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसके कहाँ कहाँ पर मिलती है उसके बारे में बताया गया है, तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने एपिथेलियम, अब ये जो एक टॉपिक आएगा ना, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा अब तक कि जो एपिथेलियम होती है, वह एपिथेलियम क्या होती है? एपिथेलियम जस्ट आप कह सकते हैं एक लाइनिंग वाली एक सेल्स होती हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को अंदर बाहर या फिर बहुत सारी जगहों से लाइन कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है, या फिर गैसियस एक्सचेंज जैसे कि हमने लंग्स में भी देखा। तो हमने पढ़ा कि जो एपिथेलियम है उनके बीच में हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर मैं आपको एकदम स्टार्टिंग वाला पेज दिखाऊं, इस वाले पेज में हमने पढ़ा था कि जो हमारी एपिथेलियम होती है उसके अंदर हमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स देखने को मिलता है। तो अब ये जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कुछ जंक्शंस पे प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग उन्हीं जंक्शंस को देखने वाले हैं। जितने भी एपिथेलियम है वो टुगेदर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल देखिए, मैट्रिक्स यहाँ पे कभी भी आपको इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं लिखा हुआ मिलेगा। मैट्रिक्स को भी आप मटेरियल कह सकते हैं, मटेरियल को भी आप लोग मैट्रिक्स कह सकते हैं, दोनों सेम सेम है। अगर हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करें तो उनके अंदर स्पेशलाइज्ड जंक्शंस जो हैं वो मिले हुए होते हैं। अब यहाँ पे हमें हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी एनिमल के अंदर हमें 3 टाइप के सेल जंक्शंस देखने को मिलते हैं एपिथेलियम के अंदर। किसके अंदर? एपिथेलियम के अंदर। और एपिथेलियम के अंदर ही जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो जो पहला जंक्शन है वो है हमारा टाइट जंक्शन। अब ये जो टाइट जंक्शन है उसका फंक्शन क्या है? छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन के हैं, आपको इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना इन पे। अब ये जो टाइट जंक्शन है वो क्या करता है? हेल्प करता है स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। अब मान लीजिए ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये एक टिश्यू है, दिस इज आर अ टिश्यू, ये एक टिश्यू है। ये मान लीजिए, मैं आप एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर ये खाली हो जाएगा जिससे कि समझाना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं इसे। चलिए मान लेते हैं कि ये जो है हमारा एक टिश्यू है। तो अब टिश्यू के अंदर जो है काफ़ी सारे सेल्स होंगे। अब ये जो सेल्स होंगे इसके अंदर जो है इनका प्रोटोप्लाज्म होगा। तो यहाँ से कुछ इस सेल मेम्ब्रेन से कुछ लीक ना कर जाए, लीकेज की जो
तैयारी की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, टाइट जंक्शन के थ्रू, कि कोई भी लीकेज ना हो। ये कौन इंश्योर करता है, हमारे टाइट जंक्शन इंश्योर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एडहियरिंग जंक्शन। अब ये जो एडहियरिंग जंक्शन है ना, जैसे आपने घर बनाते वक्त देखा होगा कि जो घर बनाते वक्त आप देखते होंगे कभी कि जो ये एक ईंट होती है, ये दूसरी ईंट होती है, ये तीसरी ईंट होती है, इसके नीचे भी ऐसे ईंट जुड़ी हुई होती है। तो इनको जो जोड़ने का काम करता है वो क्या करता है, मतलब सीमेंट कर रहा होता है। अगर हम लोग घर के अंदर देखें तो वैसे ही जो एडहियरिंग जंक्शन है ना, ये सीमेंटिंग का काम करते हैं। यानी एक दूसरे नेबर्स को, मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये दोनों नेबर्स हुए, तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, एडहियरिंग जंक्शन काम करता है। अब इन दोनों के बीच में कोई लीकेज ना हो वो कौन देखता है, वो तय करता है टाइट जंक्शन। अब यहां पर कौन प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है गैप जंक्शन, सॉरी एडहियरिंग जंक्शन। अब एडहियरिंग जंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैप जंक्शन के बारे में। अब गैप जंक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, इसके और इसके बीच में कुछ प्रोटोप्लाज्म में एक्सचेंज होगा, साइटोप्लाज्म से कुछ चीजें इधर जाएंगी उधर जाएंगी, तो उसके बारे में कौन रिलेट कर रहा है, गैप जंक्शन। तो हमें बस इतना सा ही पढ़ना था, कुछ खास नहीं पढ़ना इसके बारे में, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसके बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है। इट्स लाइक कि कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, मन किया तो। और ये इतना खास कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर कल को कहीं यूज़ कर लिया किसी इस टर्म को, तो आप लोग गुल ना हो जाए। अब हम लोग अपनी दूसरी टाइप ऑफ टिश्यू को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके नाम में ही पहले लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब मीन्स टू कनेक्ट, जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना, इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो अब जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो सबसे ज्यादा है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे ज्यादा मिलने वाली टिश्यू कौन सी है, कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। ये जो क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये नीट में भी पूछा जा चुका है एक बार, तो आप लोग को इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर ये वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स या फिर यूनिसेलुलर नहीं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आप कहीं भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सी होगी, कनेक्टिव टिश्यू होगी। अब जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका कनेक्टिव टिश्यू नाम क्यों पड़ा, नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज कि इनका जो स्पेशल फंक्शन होता है वो लिंकिंग और सपोर्टिंग होता है दूसरे टिश्यूज और ऑर्गेन्स को। यानी ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये दूसरे टिश्यूज या ऑर्गेन को एक दूसरे से जोड़ते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है रेंज करते हैं फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं अगर कि जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप कह सकते हैं उसके अंदर कार्टिलेज होती है, बोन होती है, एडिपोज होती है और ब्लड भी होती है। अब जो जितने भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, केवल एक ब्लड को छोड़कर वो सारे के सारे जो है सिक्रीट करते हैं फाइबर। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं सब के सब फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं। और ये जो फाइबर्स क्या होते हैं, अब ये जो फाइबर्स होते हैं वो एक टाइप के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोलेजिन या फिर इलास्टिन। अब ये जो फाइबर्स होते हैं जिनको कि हम लोग कोलेजिन या इलास्टिन कह रहे हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं इनका जो फंक्शन होता है वो होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का टिश्यू को। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होती है। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ योगास करते हैं उस टाइम हमें इलास्टिसिटी हमारी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब ये जो सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स को, जो कि एक जगह एक्यूमुलेट हो जा सॉरी जो कि सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाती है और फाइबर्स के बीच में, और मैट्रिक्स की तरह वर्क करती है। मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस की तरह वर्क करती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स होते हैं किसके, ये जो सेल्स हैं हमारे कोलेजिन फाइबर के, सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स को, जो कि किसके बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है उन्हीं के सेल्स के बीच में और फाइबर्स के बीच में, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स की तरह वर्क करता है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स में क्या क्लासिफाइड है, जैसा कि मैंने आपको पीछे स्लाइड में भी बताया था। पहली जो होती है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरी जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू से। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है उसके जो सेल्स होते हैं और जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं किसके अंदर, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। मैं एक बार आपको डायग्राम दिखाता हूं, पहले मैं आपको एक बार डायग्राम समझा देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो। तो आइए सबसे पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम के अंदर जो ये ए पार्ट है इसका नाम है एरियोलर। अब मैंने आपको स्लाइड के अंदर पहले ही बता दिया था कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है वो फर्दर दो टाइप की होती है, पहला हो गया एरियोलर टिश्यू, दूसरा हो गया एडिपोज टिश्यू। तो हम लोग देख रहे हैं एरियोलर टिश्यू को। तो जो एरियोलर टिश्यू है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है बट मैं अब इसको इरेज नहीं करने वाला बिकॉज टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो एरियोलर टिश्यू है
इसका अगर हम लोग डायग्राम की हमने इसका एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये जो कुछ टाइप के ये जो सेल्स है इनको हम लोग कहते हैं मैक्रोफेजेस, दीज आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस के बाद ये जो फाइबर्स हैं ये क्या है, हमारे कोलेजन फाइबर्स हैं। ये मैंने ब्लू कलर का ही इंक यूज कर रखा है तो मैं एक बार इसको चेंज कर लेता हूं। आई थिंक ये चेंज नहीं हो पा रहा, अब चेंज हो गया। तो देखते हैं, अब ये जो हमारे फाइबर्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कोलेजिन फाइबर्स कहते हैं। अब इन कोलेजिन फाइबर्स की जो सेल्स होती हैं वो सिक्रीट क्या करती हैं, फाइब्रोब्लास्ट को सिक्रीट करती हैं। अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट है वो आगे फिर से और फाइबर्स बनाने लगते हैं, और ये जो कुछ टाइप के आपको सेल दिख रहे होंगे इनको हम लोग कहते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आइए अब हम लोग एक ही साथ एडिपोज टिश्यू की भी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो अब ये जो एडिपोज टिश्यू है ये जो होती है मेनली फैट स्टोरेज एरिया है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी के नीचे आपने कभी कभी देखा होगा फैट एक्यूमुलेटेड होता है हमारी स्किन के नीचे, तो ये टिश्यू वहीं पर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू, जो कि ज्यादातर केवल और केवल फैट को स्टोर करके रखता है। ये देख पा रहे हैं आप, न्यूक्लियस बिल्कुल साइड में एकदम चिपका हुआ है, ये पूरा जो है ये सब कुछ फैट है, दिस ऑल इज फैट। और ये हमारा न्यूक्लियस छोटा सा, और ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो आई होप आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको थ्योरी से अपने आप को क्लियर कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग इसकी थ्योरी देखते हैं। तो अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसके जो सेल्स और जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। किसके अंदर, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर, जैसा कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल के बेसिस पे जो एरियोलर टिश्यू होती है जो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, उसके अंदर भी जो सेमी फ्लूइड होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस होता है और ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। अब ये जो हमारा एरियोलर टिश्यू है वो सर्व करता है सपोर्ट की तरह। क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एपिथेलियम को। अब ये जो है कंटेन करता है फाइब्रोब्लास्ट को। अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट मैंने जो कि आपको ऊपर बताए थे, ये वो सेल्स होते हैं जो कि फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि हमें कोलेजन फाइबर्स के ऊपर ही देखने को मिले थे, उनको हम लोग फाइब्रोब्लास्ट कह रहे हैं। ये जो यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये जो फाइब्रोब्लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि ये और भी ज़्यादा फाइबर्स को बना रहे हैं। और फाइब्रोब्लास्ट के साथ साथ यहाँ पर कुछ मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं और मास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरी टाइप की टिश्यू को जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू। तो अब ये जो एडिपोज टिश्यू है ये दूसरी टाइप की लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हम मेनली होती है स्किन के नीचे, मेनली बीनीथ द स्किन। अब जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, सेल्स ऑफ टिश्यू स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। अब अगर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमने कभी ज़्यादा खा लिया तो जब एक बार में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यूज़ नहीं हो पाते, उसी इमीडिएटली वो सारे न्यूट्रिएंट्स यूज़ नहीं हो पाते, अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूज़ नहीं हो पाते, तो बॉडी क्या करती है, उसको कन्वर्ट कर देती है फैट के अंदर और स्टोर कर देती है इन टिश्यूज़ के अंदर। तो आइए अब हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग कंप्लीट करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू को। तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर के ऊपर दो टाइप का कहलाता है। किसके बेसिस पे, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, कि फाइबर्स का ओरिएंटेशन कैसा है, कि फाइबर्स एक लाइन में जा रहे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, या फिर फाइबर बिखरे हुए हैं। तो उसके बेसिस पे जब हमारे फाइबर्स एकदम रेगुलर पैटर्न दिखाएंगे, शो अ रेगुलर पैटर्न, तब हम लोग उसको कहते हैं डेंस रेगुलर। और जब वो इरेगुलर पैटर्न दिखाते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं डेंस इरेगुलर। अब जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होती है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर जो कोलेजिन फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रोज के अंदर, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर देखने को मिल रहा होगा। ये जो हमारे कोलेजिन फाइबर्स हैं ये एकदम ऐसी रो के अंदर प्रेजेंट है, आप कह सकते हैं एकदम पानी की तरह लग रहा है। तो ये जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से ही हम लोग क्या कहते हैं इन्हें, ये जो है एक रेगुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो मेन चीजें आती है, टेंडन्स और एक दूसरा हो गया लिगामेंट्स। तो टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स वो होते हैं जो कि मसल्स को बोन्स से ज्वाइन करते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, टेंडन्स क्या होते हैं, मसल्स टू बोन्स ज्वाइनिंग कौन कराता है, हमारे टेंडन्स कराते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो क्या कराते हैं, वो वन बोन टू अनदर, एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ने का काम जो है वो हमारे लिगामेंट्स कराते हैं। अब ये जो थे दो एग्जाम्पल्स थे इस टिश्यू के, जो कि डेंस रेगुलर टिश्यू के एग्जाम्पल थे। अब जो हमारी, मैं आपको फिर से एक बार रिकैप देता हूँ कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर का ओरिएंटेशन कैसा है उसके बेसिस पे। तो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स के बेसिस पे जो हमारे टिश्यूज हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, रेगुलर और एक इरेगुलर पैटर्न में। तो जो रेगुलर हैं वो है हमारे
डेंस रेगुलर टिश्यूज, और जो इरेगुलर है वो हमारे डेंस इरेगुलर टिश्यूज। तो जो डेंस रेगुलर टिश्यूज हैं उनके अंदर जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रोज में, और ये जो है पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। इनके एग्जांपल की बात करें तो एक हो गया टेंडन और दूसरा हो गया लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, मसल टू बोन ज्वाइन करता है, और जो लिगामेंट होता है वो एक बोन से दूसरी बोन को ज्वाइन करता है। अब हम लोग देखते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को। ये जो टिश्यू है इसके पास क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट, एंड मोस्टली इसके अंदर ज़्यादातर हमें फाइबर्स देखने को मिलते हैं। और फाइबर्स क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर भी हो सकते हैं, इलास्टिन फाइबर भी हो सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। और ये जो होते हैं ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंटली, मतलब कोई सिमिलर आपको एक पैटर्न नहीं दिखेगा। आप देख पा रहे हो कि इसमें ये फाइबर ऐसे जा रहा है, 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 तो कोई भी एक रेगुलर पैटर्न ना दिखने की वजह से ही इनका जो नाम है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है। अब ये जो टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं स्किन के अंदर, कार्टिलेज, केवल और केवल स्किन के अंदर। अब यहाँ से जो है दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, तो आप इसको कार्टिलेज से दूसरी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बातें शुरू हो जाती है, तो आप केवल स्किन तक पढ़ें। तो अब ये जो कार्टिलेज होता है वो कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यानी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है, मैंने आपको स्लाइड में बताया था, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। अब जो कार्टिलेज होता है उसके बारे में हमें सबसे पहले बात करनी है। तो कार्टिलेज कैसा दिखता है, क्या होता है, मैं आपको एक बार पहले यहाँ पे मार्क करा ही देता हूँ। तो कार्टिलेज कुछ इस टाइप का जो है, इंटरनल उसके एक सेल का ये स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है हमारा बोन का स्ट्रक्चर होता है। बोन का इंटरनल मैट्रिक्स आप कह सकते हैं कि ये जो है कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, ये बोन का मैट्रिक्स है। तो जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज के अंदर वो सॉलिड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इंटरसेलुलर मटेरियल, अंदर का जो माल है, अंदर का जो मैट्रिक्स है, मैंने आपको पीछे भी बताया था मटेरियल को क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इनके अंदर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज के अंदर वो सॉलिड होता है। सॉलिड होने के साथ साथ क्या होता है, प्लाएबल होता है। प्लाएबल मतलब रेजिस्ट कर सकता है किसी चीज़ को, जैसे कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। आप अपने कान के नीचे जो कार्टिलेज आप उसको खुद दबा के देखिए, अगर आप उसको दबाएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, और वहीं अगर आप किसी हड्डी को एकदम, हड्डी के ऊपर कुछ झटका लगे तो वो टूट भी सकती है। बट अगर कार्टिलेज के ऊपर आप चाहे कितना भी कंप्रेशन कर दीजिए, आपको दर्द जरूर होगा, लेकिन ये जो है उस कंप्रेशन को रेजिस्ट कर सकता है। अब जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के अंदर, ये हमारा एक मेन डिफरेंस है। सेल्स जो होते हैं कार्टिलेज टिश्यू के वो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। अब आप ये सेल्स देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो आपको सेल देखने को मिल रहा है ये इस सेल का मेरे ख्याल से न्यूक्लियस है। और ये जो सेल है इसका नाम कार्टिलेज सेल भी कहते हैं, और इस कार्टिलेज सेल को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। अब ये जो इसका इंटरनल मैट्रिक्स है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, ये क्या है, इसके कोलेजन फाइबर्स हैं। अब ये जो है इनक्लोज्ड हैं स्मॉल कैविटीज़ के अंदर, इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज़ विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, यही मैट्रिक्स, जो ये आपको मैट्रिक्स, जो ये फैला फैला सा जो भी आपको फैली हुई चीज़ें जो भी दिख रही हैं, ये जो मैट्रिक्स है इंटरसेलुलर, वो कौन रिलीज़ करता है, वो कॉन्ड्रोसाइट ही रिलीज़ करते हैं। अब ज़्यादातर जो कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, अब जैसे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर जो जितने भी ज़्यादातर कार्टिलेजेस, मोस्ट ऑफ कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, वो जो है बोन्स से रिप्लेस्ड हो जाते हैं जैसे जैसे वो कार्टिलेज एडल्ट में डेवलप होता है। अब एक जो कार्टिलेज होता है वो हमारी नोज़ की टिप पे प्रेजेंट होता। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है हमारी टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स। बोन्स के बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैं इसको डबल अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है दो बोन्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है। जो कार्टिलेज है हमारे दो बोन्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम के, कौन सी बोन, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी स्पाइनल कोड है, सॉरी स्पाइनल कोड नहीं, जो हमारी वर्टिब्रेट्स बना रही है, उसको हम लोग उसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जो कि बीच में एक सीधी जॉइंट होती है, उसके अंदर से बोन्स निकलती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारी हार्ट, लंग्स, विसरल ऑर्गन्स को। तो उसके बीच में कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं। लिम्स और हैंड्स में भी, एडल्ट्स की जो लिम्स और जो हैंड्स होते हैं उसके अंदर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। तो आइए, हमने कार्टिलेज को फिनिश कर लिया है, अब हम लोग देखने वाले हैं बोन्स को। तो बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, सबको पता है हड्डियां मजबूत होती हैं, और ये नॉन प्लाएबल है। नॉन प्लाएबल मतलब ये मतलब टूट सकती है, आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। हार्ड तो है मगर इसके अंदर कंप्रेशन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी नहीं है, इसलिए ये जो है नॉन प्लाएबल है। इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो नॉन प्लाएबल है, बिल्कुल हार्ड है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एकदम रिंग स्ट्रक्चर में है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, कोई भी मतलब बिखरा हुआ आपको नहीं दिखेगा जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऐसा कुछ भी डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है, वो सब अच्छे से जॉइंटेड है।
इस वजह से जो ये है वो नॉन प्लाएबल है। अब इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, यानी ये जो मटेरियल होता है वो कैल्शियम में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। कैल्शियम सॉल्ट्स के अंदर इसके अंदर रिचनेस जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो है कोलेजन फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं। और जो ये कोलेजन फाइबर हैं इनका यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, तो इन कोलेजन फाइबर का इंपॉर्टेंस है कि ये जो है बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। अब इसका ये जो मेन टिश्यू है जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेम बॉडी को। बोन्स से ही आपको पता है कि जो बोन्स हैं वही हमारे शरीर का मेन ढांचा बनाती है, जिससे कि हम खड़े हो पाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एक मेन स्ट्रेंथ और सपोर्ट यही प्रोवाइड करती है। और ये जो है मेन टिश्यू है जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेम हमारी बॉडी को। बोन्स जो है सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं सॉफ्टर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को। जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर से जो वर्टिब्रेट्स निकलती हैं वो हमारी विसरल ऑर्गन्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं। और जो हमारा आपने देखा होगा जो कि हमारी हेड जो ब्रेन है वो भी कवर है हमारे, क्या कहते हैं मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोग नीचे बता सकते हैं कमेंट्स में कि जो हमारा हेड है वो किससे कवर्ड होता है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। अब जो बोन की सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, OSTEOCYTES। अब यही जो सेल्स हैं यहाँ पर भी आपका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बना रही होंगी। अब ये जो है प्रेजेंट होती हैं स्पेसिस में, ये जो खाली जगह दिख रही है ना यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेक्यूने कहते हैं। अब जो लिम्ब बोन्स होती है यानी हमारी हाथ और पाँव की जो बोन्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, लॉन्ग बोन्स कहलाती हैं। और जो कि हाई वेट बियरिंग फंक्शंस का काम करती हैं, जो हैवी वेट उठाने के लिए काम कर रही होती है। अब ये जो है दूसरी स्केलेटल मसल के साथ इंटरेक्ट करके अटैच होके डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स को शो कर पाती हैं। अब जो बोन मैरो होता है, आपने सुना होगा बोन मैरो के बारे में, तो बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो जो होता है कुछ बोन्स के अंदर होता है जहाँ पे जो है हमारी ब्लड का जो प्रोडक्शन हो रहा होता है। अब वो कहाँ पर होता है, जैसे जो लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे कि हमारी एल्बो बोन हो गई, हमारी लेग की बोन हो गई, थाई बोन हो गई, तो यहाँ पर जो है हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी एरिथ्रोपोइसिस हो रहा होता है। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, यानी यहाँ पे रेड ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। कई कई लोगों में बोन मैरो जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, यानी इनके अंदर खून जो है उनका खून की जो मात्रा होती है, खून बन ही नहीं रहे होते हैं, आप एक सीधी बात ये कह सकते हैं। तो आइए अब हम लोग तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं, जो कि तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है ब्लड। ब्लड के बारे में हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले, ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सर्कुलेशन एंड फ्लूइड्स वाले चैप्टर में, तो आप उस वीडियो के आने का इंतज़ार करें। अब जो ब्लड होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कंटेन करता है किसको, प्लाज्मा को। ब्लड के अंदर मैं आपको इतना बता देता हूँ होता क्या क्या है। ब्लड के अंदर आप लोग कह सकते हैं 55% प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। ये तीन मिला के 45% होता है। प्लाज्मा अकेला 55% होता है, 45% इसके अंदर आरबीसी होती है। अब ये जो है मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सबको पता है मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, जो कि वेरियस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर आप लोग कह सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स होते हैं। तो आइए अब हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू को फिनिश कर लिया है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद अब हम लोग देखेंगे मसल टिश्यू को। तो मसल टिश्यू भी जो है वो काफ़ी आसान है। मसल टिश्यू को मैंने आपको स्लाइड के अंदर जब पढ़ाया था तो मैंने मसल टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जो था स्केलेटल मसल था, दूसरा जो था वो हमारा स्मूथ मसल्स थी, और जो तीसरा था वो हमारा कार्डियक मसल टिश्यू था। तो अब हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब हमें पता है कि जो एक भी मसल होता है, एक क्या मतलब जितने भी मसल्स होते हैं वो लॉन्ग यानी लंबे सिलिंड्रिकल फाइबर्स होते हैं। मसल्स क्या होते हैं, बेसिकली सिलिंड्रिकल फाइबर्स होते हैं जो कि पैरेलल तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। ये जो है एक मसल फॉर्मेशन का काम करते हैं। अब ये जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे फाइब्रिल्स से बने हुए होते हैं। अब ये जो फाइब्रिल्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इन फाइब्रिल्स को हम लोग मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। अब जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमने जैसे कुछ भी स्टिमुलस आया उसके अकॉर्डिंग जो मसल फाइबर्स हैं उन्होंने अगर कॉन्ट्रैक्ट यानी शॉर्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऐसे ऐसे कुछ दबाव पड़ेगा और ये जो है लगभग इतने छोटे हो जाएंगे। तो अगर हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आप लोग अपनी बाइसेप्स, अपने जो आपके हैंड है उसको आप कर्ल कीजिए और अपनी बाइसेप्स को देखिए, तो जो आपकी मसल्स हैं तब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और वहीं पे अगर आप नीचे की बात करें, जो हमारी ट्राइसेप मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो
कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हम लोग किसी स्टिमुलस को देखते हैं या फिर एनीवे जब हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, और फिर जब ये रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स मतलब बढ़ जाती हैं, थोड़ा एक्सटेंड हो जाती हैं, और जब सारी कंडीशन से स्टिमुलस हट जाता है तो ये अपनी अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट यानी नॉर्मल स्टेट पर आ जाती हैं, जो कि कोऑर्डिनेटेड फैशन में होता है। अब ये जो एक्शन है बॉडी का एडजस्ट करने का इन्वायरमेंट के हिसाब से, इसको हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ पोजीशंस। अब जनरली देखें तो मसल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक एक्टिव रोल, हम हर मूवमेंट के, बॉडी की हर एक मूवमेंट के अंदर जो मेजर रोल है वो मसल्स का ही होता है। मसल्स को हमने 3 टाइप पे डिवाइड किया है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। मैं आपको सबसे पहले एक बात ये भी बता देना चाहूँगा कि मैंने आपको स्लाइड के अंदर भी बताई थी, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो है कनेक्टेड होती हैं बोन्स से, कनेक्टेड विद बोन्स, और ये जो है हमारे कंट्रोल के होती है, अंडर आवर कंट्रोल। हम लोग चाहेंगे तो अपना हाथ उठाएंगे, हम लोग नहीं चाहेंगे तो हम अपना हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर हम लोग वही बात करें एक स्मूथ मसल की, जो कि मैं वो आगे आपको पढ़ाऊंगा, अभी हम लोग केवल स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं। तो स्केलेटल मसल टिश्यू जो होती है वो क्लोजली यानी एकदम पास पास अटैच्ड होती है, क्लोजली अटैच्ड होती है। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू अटैच होते हैं, जो कि स्केलेटल बोन्स यानी बोन से अटैच होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस पॉइंट में बताया। अब ये जो है एक टिपिकल मसल्स है, जैसे कि आपने अपनी बाइसेप्स देखी होगी, तो जो बाइसेप्स होती हैं वो भी एक स्केलेटल मसल्स हैं। यानी बाइसेप्स क्यों एक स्केलेटल मसल है, कभी आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो बाइसेप है वो इसलिए स्केलेटल मसल है क्योंकि जब हम लोग किसी वेट को उठाते हैं, तो जब हम लोग वेट उठा रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन को एक्चुअली वो बात पता होती है कि हमें अभी हैवी वेट उठाना है, तो जो हमारा ब्रेन है वो एक्चुअली उसी हिसाब से वहाँ पर जो नर्व इम्पल्सेस है उसको भेज पाता है, और हमारा हाथ जो है वो रेडी हो जाता है उतने वेट को उठाने के लिए, और जो हमारी बाइसेप्स है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे कि हम उस वेट को उठा पाते हैं। अब ये जो मसल्स होती हैं इनको हम लोग स्ट्राइप्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स भी कहते हैं, और ये जो है एक साथ बंडल यानी गुच्छा बनाती हैं पैरेलल फैशन के अंदर। अब एक शीट की तरह काम करती है, आप लोग जैसे समझ सकते हैं ये है, ये कुछ इस टाइप से एक शीथ बना लेती है टफ कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि कुछ मसल फाइबर्स को इंक्लूड करता है। इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर नंबर 20 में पढ़ेंगे, जो कि है लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम का चैप्टर। आइए अभी हम लोग इन सब के बारे में स्लोली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, हमें इतना कुछ खास नहीं पढ़ना। ये जो है हमारा कौन सा है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये जो हमारी मसल्स होती हैं वो पैरेलल फैशन में होती हैं, इनके बीच में बहुत कम गैप होता है और एक शीथ बना लेती है, देख सकते हैं आप, इनके बीच में कोई गैप नहीं और इतनी मोटी शीथ है कनेक्टिव टिश्यू की। अब जो आपको ये लाइट और डार्क बैंड्स, ये जो काले काले बैंड्स हैं उनके बीच में फिर लाइट बैंड्स हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स को हम लोग कहते हैं स्ट्राइएशंस। अब ये जो है इसका न्यूक्लियस है। तो आइए अब हम लोग स्मूथ मसल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो स्मूथ मसल्स हैं आप देख पा रहे होंगे इनकी जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड है, पॉइंटेड और टेपरिंग यानी तीखी होती है, मतलब इनकी जो एंड्स हैं वो तीखी तीखी सी हैं, मतलब एकदम पॉइंट कर रही है किसी चीज़ के ऊपर, और इनके बीच में जो है काफ़ी सारा गैप भी प्रेजेंट है। तो ये जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो टेपर होते हैं, मतलब तीखे होते हैं दोनों ही एंड्स पर। फ्यूजीफॉर्म, तीखे को आप बायोलॉजी की फॉर्म में फ्यूजीफॉर्म भी कह देते हैं, और ये जो है स्ट्राइएशंस को शो नहीं करते। स्ट्राइएशंस जैसा कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया, ये जो लाइट और जो डार्क बैंड्स है, काले कलर से फिर थोड़े लाइट कलर से, तो वो जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्मूथ मसल है इसके अंदर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है डू नॉट शो स्ट्राइएशंस। बट वहीं अगर हम लोग स्केलेटल मसल की बात करें या फिर कार्डियक मसल की बात करें, तो इन दोनों के अंदर जो है हमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलती हैं। अब जो सेल जंक्शंस होते हैं वो होल्ड करते हैं इनको, सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल। ये गुच्छे टाइप में होते हैं, सेल की जो बंडल्स होती हैं वो इनको एक तरफ करती हैं और एक साथ ये कनेक्टिव टिश्यू की सीथ की तरह वर्क करती हैं। अब जो वॉल होती है इंटरनल ऑर्गेन्स की, अब ये जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो है इंटरनल ऑर्गेन्स की वॉल पे मिलती हैं, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये जो है कंटेन करते हैं इस टाइप की मसल टिश्यू को। अब जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ये जो है
कौन कंट्रोल करता है? अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ अच्छा सा। जो हमारी आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स यानी जो हमारी आंखों के ऊपर जो एक पर्दा है जिसको कि हम क्लोज कर पाते हैं जब हमें सोना होता है। बट अगर उसी में किसी ने आपके तरफ धूल को फेंका है, तो जब कोई धूल फेंकता है तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई हमारी तरफ धूल फेंकता है तो ये आईलिड्स हैं जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली क्लोज होने को अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये भी इनवॉलेंट्री है। तो ये जो है इस पे भी क्वेश्चन आया था कि आईलिड्स क्या होती है, वॉलेंट्री होती है कि इनवॉलेंट्री? तो ये इनवॉलेंट्री होती है प्रॉपरली। अब ये इनवॉलेंट्री तो है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या कर देता है कि एक ऐसा ऑप्शन दे देता है जिसमें लिखा होता है इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री बोथ। तो अब आपने अगर ऑप्शन मिल जाए कि इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री बोथ, तब आपने उसी ऑप्शन पर टिक करना है, क्योंकि जब भी अगर आपको इनवॉलेंट्री दिखे तो पहले तो आपको इनवॉलेंट्री पे ही टिक करना है। अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं तब आपको इसी पे, जब दोनों ऑप्शन एक साथ है उस पर टिक करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जब हम इस मसल को क्लोज करना चाहें तब हम इसे क्लोज भी कर पाते हैं, और जब हम इसे खोलना चाहें तब हम इसे खोल भी पाते हैं। यानी ये हमारे कंट्रोल के अंदर भी है और हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं भी है कुछ सिचुएशंस के अंदर। तो यानी ये सिचुएशन डिपेंडेंट मसल है। अब ये एग्जांपल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ही रेयर मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल टिश्यू को। कार्डियक मसल टिश्यू, ये जो कार्डियक वर्ड है हार्ट से रिलेटेड है, यानी ये जो मसल्स हैं केवल और केवल हार्ट में प्रेजेंट होगी। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ होती हैं, यानी रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इनका काम होता है मेन। ये जो है हार्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। सेल जंक्शंस जो होती हैं, जो कि मैंने आपको 3 जंक्शंस पढ़ाई थी, टाइट जंक्शन, एडियरिंग जंक्शन और जो गैप जंक्शन। अब ये जो सेल जंक्शंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज़ कर जाती है, यानी जो गैप जंक्शन है उसके बीच में सीमेंटिंग नहीं है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कार्डियक मसल सेल्स की, वो इनको स्टिक कर देती है एक दूसरे के साथ। अब इनके अंदर जो स्ट्राइशंस हैं वो प्रेजेंट होती हैं, आपको देखने को मिल रही होगी। ये इनका न्यूक्लियस है, ये जो है जंक्शन है बिटवीन एडजस्ट, दो सेल्स के बीच में जो इनका जंक्शन होता है इसको, ये भी प्रेजेंट है। कम्युनिकेशन जो होता है दो जंक्शन के बीच में वो इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू होता है कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे, जो कि अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्ट एंड, जैसे कि अगर एक सेल के पास कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का मैसेज आता है तो वो उसके आसपास भी फैल जाता है, उसके नेबर्स में भी फैल जाता है। तो आइए हम लोग लास्ट टिश्यू को देखते हैं जिसका नाम है न्यूरल टिश्यू। तो जो न्यूरल टिश्यू है वो एग्जर्ट करता है ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्स। बॉडी की रिस्पॉन्स के ऊपर जो ग्रेटेस्ट कंट्रोल है वो कौन करता है? वो करता है हमारा न्यूरल टिश्यू। तो ये जो है अलग अलग टाइप की कंडीशंस को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी आपको इस टिश्यू के बारे में इतना कुछ खास नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में जो है हम लोग चैप्टर नंबर 21 एंड 22 में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे न्यूरॉन्स और आगे जो भी टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स अभी आपके लेवल पे ये याद करना है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यूनिट हैं न्यूरल सिस्टम के, और इसके अंदर न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं जो कि मोर देन 1/2 ऑफ वॉल्यूम बनाते हैं न्यूरल टिश्यू ऑफ बॉडी का। जब भी कोई न्यूरॉन जो होता है स्वाइटेबली स्टिमुलेट होता है तो कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करती हैं, और उसके पास करने के बाद जो इस तरीके से जो नर्व इम्पल्स क्रिएट किया गया है न्यूरॉन के एंडिंग पे जाता है और फिर आगे आगे बढ़ता ही जाता है। इसका जो इनहिबिशन तभी होता है जब कुछ ना कुछ हमारी बॉडी रिएक्शन लेती है। तो हमने अब इसका न्यूरल टिश्यू सिस्टम भी फिनिश अप ही जाता है।